गुड इवनिंग मेरे प्रिय नियोजित शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों। तो आपको पता है कि सक्षमता परीक्षा जो है बहुत कम दिन बचा है, मात्र 25 दिन भी अब शायद नहीं बचे होंगे। तो हम लगातार प्रयासरत हैं कि आप लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंचे ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सकें, अपने ही जिले में रह सके। इसके लिए आपको अच्छा मार्क्स लाना बेहद जरूरी है। तो हमने जो पहला चैप्टर पढ़ाया आपको, हिंदी भाषा का विकास, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ण विचार। इसमें आपको हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा। और हमने मैच किया, आप भी मैच कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, महाप्राण, अल्प प्राण, है ना, सघोष, ठीक है, अघोष, ये सब पूछा गया है। तो आप जो हम तैयार किए हैं नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स है आपके लिए। आप इसको पढ़ करके जरूर लाभान्वित होंगे, क्योंकि अब किताबों को पढ़ने का समय नहीं है। आप जो चीज यहां पढ़ेंगे वही चीज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में, वो भी बिल्कुल मुफ्त, वो अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो मैं केवल आपकी सहायता करने आया हूं और मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, ताकि जितने भी नियोजित भाई बहन हैं हमारे, उनको ये लाभ बहुत आसानी से पहुंच सके। अब हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। आज हम लोग भाषा और व्याकरण के बारे में समझेंगे। ये दूसरा अध्याय हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। ये सेकेंड क्लास है हिंदी का, ये दूसरा क्लास है। तो व्यवहारिक रूप से भाषा की जो लघुतम इकाई है उसको वाक्य कहते हैं, और वाक्यों से ही भाषा बनती है। और व्याकरण की बात जहां तक करेंगे तो व्याकरण क्या है, तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र का नाम व्याकरण है, ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र का नाम क्या है, व्याकरण है। और व्याकरण भाषा की व्यवस्था के नियमों का संग्रह है, ठीक है। तो भाषा और व्याकरण ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं बंधु लोग कि भाषा के दो रूप हैं। ये तो हमको पता है, एक मौखिक और दूसरा लिखित, है ना। या तो हम बोल करके कुछ व्यक्त करते हैं या कुछ लिख करके व्यक्त करते हैं। तो दोनों को शुद्ध और परिष्कृत करने का काम वो व्याकरण का है, ठीक है। देखिए, व्याकरण के कुल 4 अंग हैं। सबसे पहले है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, और चौथा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो आज सबसे पहले हम जो डिटेल करने जा रहे हैं, वर्ण विचार का डिटेल करने जा रहे हैं, ठीक है। वर्ण विचार का डिटेल करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, वर्ण विचार में सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ध्वनि क्या है। ये ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। तो ध्वनि क्या है, तो ध्वनि सबसे पहले देखते हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। मौखिक भाषा की, हम लोग जो बोलते हैं, इसका खंड नहीं किया जा सकता, ध्वनि का खंड नहीं किया जा सकता। और वर्ण क्या है, वर्ण तो भाषा की मूल ध्वनि, और ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को, है ना, वर्ण कहते हैं। ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को, है ना। तो कहां जा रहे हो, तो क का उच्चारण किए ना, ठीक है। तो वो क को जब लिखित रूप में यहां पर हम ऐसे लिख के कहां जा रहे हो, तो यही वर्ण कहलाया।
यानी कि भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह, ये ध्वनि का क्या है, ये प्रतीक चिन्ह हो गया, इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। रचना की दृष्टि से क्या है, रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आगे देखते हैं, अगले स्लाइड में है कि वर्णमाला क्या है ना, ध्वनि, वर्ण और वर्णमाला, इन तीनों की हम बात किए हैं। तो प्रत्येक भाषा के मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को या वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, है ना। प्रत्येक भाषा की बात हो रही है। हिंदी में आ हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, है ना, और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना, ये सारा क्या है, ये अल्फाबेट है, ये है ना, क्या ये अल्फाबेट है, वर्णमाला है। इंग्लिश में जैसे ए से लेके जेड तक होता है, उसी तरह हिंदी में। तो आपको ध्यान रखना होगा कि स्वर जो है, स्वर, वो हिंदी में स्वर कितने हैं देख लीजिए, अ आ इ ई उ ऊ ए ओ और औ, कुल मिलाकर के 11 स्वर है। और अनुस्वार में अंग और अह आ जाता है, इनकी संख्या है 2, ठीक है। व्यंजन कितने हैं, तो क वर्ग में क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालब श, मूर्धन्त स, दंत स और ह। तो इनकी संख्या कुल हो जाती है 33, ठीक है। 11, 2, 33। और आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, व्य और श्र, इनकी संख्या है 4। और आगत वर्ण आ हो गया, है ना, जैसे कॉलेज में हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, कॉलेज, है ना, अर्धचंद्र बिंदु, कॉलेज, ठीक है, ऑफिस, है ना, अर्धचंद्र बिंदु, ऑफिस, ठीक है। तो वो आगत वर्ण हो गया। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 55, कुल संख्या हो गई 55। हालांकि कुछ लोग, कुछ विद्वान दावा करते हैं कि 52 ही है, ठीक है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे फिर कभी। वर्ण भेद देखिए कितने हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से, है ना, हिंदी वर्णों के 2 भेद हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णों के 2 भेद हैं, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण, ठीक है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। आगे देखिए, स्वर वर्ण क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्र से निकलती हवा में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। बोलने के दौरान, इंग्लिश में भी होता है, उसको वॉवेल कहते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, ये वॉवेल का रूप है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्र से निकलती हवा में किसी प्रकार का अवरोध ना हो, रुकावट ना हो, है ना, बोलने के दौरान, उच्चारण के दौरान कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। और दूसरा पॉइंट यह है कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। याद रखिएगा, स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है, याद रखिएगा, कुल 11 स्वर है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में ये आउट ऑफ माइंड हो जाता है, खास करके उन लोगों को जो हिंदी से काफी दूर हो चुके हैं, उन लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं, स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, है ना, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछता भी है कि इनमें से कौन मूल स्वर है, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा, अ दे देगा, दीर्घ ई दे देगा, ए दे देगा और ये ए दे देगा, बड़ी है ना। अब आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि मूल स्वर क्या है। तो याद रखिएगा कि अ,
ये छोटी ई जिसको ह्रस्व ई भी कहते हैं, छोटी ऊ जिसको ह्रस्व ऊ भी कहते हैं, और री है ना, ऋषि, ऋषि वाला री, उसको हम लोग मूल स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर होता क्या, देखिए हम ग्रीन वाले से लिखे हैं, उच्चारण के दौरान जब कम समय लगे, उच्चारण के दौरान कम समय लगे, उसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या, तो उच्चारण के दौरान ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगे। क्या बोले, ह्रस्व की तुलना में लगभग 2 गुना समय लगे, उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। आ, दीर्घ ई जिसको बड़ी ई भी कहते हैं, दीर्घ ऊ जिसको बड़ी ऊ भी कहते हैं, छोटी ए, ओ और औ, ये सब दीर्घ स्वर में आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और तीसरा प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर की तुलना में, 3 गुना या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है, जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लग, जैसे ओम राम, है ना। तो ये जो है इसका देखिए चिन्ह ये वाला होता है, दिख रहा होगा आपको, आप जूम करके अपने मोबाइल पर जूम करके देख सकते हैं, ये इसका चिन्ह होता है प्लुत स्वर का। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हमको लगता है यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है व्यंजन वर्ण, है ना। स्वर वर्ण तो हम लोग समझ गए कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और व्यंजन अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, विसर्ग होगा इस जगह, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। स्पर्श व्यंजन में क्या आता है और उन सब में क्या आता है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, होठ, दांत आदि उच्चारण अंगों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत इत्यादि की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब टच करना। तो ये जितना कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है, तो कवर्ग का उच्चारण देखिए क्या है, कंठ से। चवर्ग का क्या है, तालव्य से। टवर्ग का मूर्धा से, तवर्ग का दांत से, और पवर्ग का ओष्ठ से। आप बोल के भी ट्राई कर सकते, जैसे बोलता है पानी, तो हम लोग का दोनों ओठ का यूज हुआ पानी। तो ये पवर्ग जितना प, फ, ब, भ, म सब का उच्चारण होठ से हुआ, और तवर्ग का दांत से। देखिए अब जितनी बार बोलिएगा तो वो दांत में जाके सटेगा, थ, थ, द, ध, न, है ना। तो ये टिप ऑफ द टंग मतलब जीभ का आगे का हिस्सा वो दांत में जाकर के सटता है, तो वो दंत है ना, मतलब दांत की सहायता से तवर्ग बोला गया। तवर्ग क्या होता है, मूर्धा, मतलब दांत के ठीक ऊपर वाला हिस्सा, जिसे ट, देखिए दांत के जस्ट ऊपर जो है ट, ठ, ड, ढ, न, है ना। और मूर्धा से ऊपर तालु होता है ना। च बोलिए, तो जहां मूर्धा है उसके ठीक ऊपर जो है वो जीभ का आगे का हिस्सा टकराता है ना। च, छ, मतलब जीभ का आगे और मध्य का जो भाग होता है वो ऊपर की ओर उठता है और तालु में जाकर के सटता है चवर्ग में। और क का उच्चारण बोलिए कंठ से होता है, क, ख, ग, घ, अंग। देखिए यहां कंठ से होता है। इसका एक सूत्र भी है कौमुदी व्याकरण में, इसका सूत्र भी है कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋटुरसानांग मूर्धा, ऋतुलसानांग दंता, उपु पद्मनिया नाम ओष्ठो। ये अभी बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब समझते हैं मध्य भाग में, मतलब इनका उच्चारण करते समय
किसी अंग का पूर्ण स्पर्श नहीं होता। जीभ का हरकत होता है, लेकिन जीभ कहीं स्पेसिफिक जगह पर जाकर के, खास जगह पर जाकर के टकराता नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप बोल करके भी इसका देख सकते हैं, अंतस्थ क्यों कहते हैं इसको, अंतः स्थित मतलब अंतस्थ। जैसे य बोलिए, बोलिए य र भी सटा नहीं कहीं जाकर के, य र ल व, है ना। और ये दोनों तो सेमी भावेल भी कहलाता, अर्धस्वर। य और व जो है ये अर्धस्वर की गिनती में आता है। कभी कभी ये प्रश्न दे देता है कि इनमें से कौन अर्धस्वर की गिनती में आएगा, तो य और व इसको अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे देगा जानते हैं, लिख देगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, दे देगा। इसमें एक देगा य, ठीक है, और उसके बाद दे देगा क ख ग घ। तो आप पढ़े रहेंगे अंतस्थ व्यंजन, तब आप उसको आंसर उसको करेक्ट कर देंगे कि यह जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और बीपीएससी वाला कैसे देता है, दे देगा दो गो य र, है ना, और बोलेगा इनमें से एक से अधिक। चार ऑप्शन दे के अब पांचवा कर देगा इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, उसी में जो है दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अंतस्थ के बाद का देखते हैं उष्म व्यंजन। उष्म मतलब क्या होता है, उष्म, है ना। आप इन शब्दों का उच्चारण करके देखिए, अभी हम बोले ना शब्द शब्द, तो देखिए क्या होता है, आप अपने हथेली को आगे करिए, शब्द शब्द, तालव्य स, दंत स, है ना, स, अब देखिए उष्मा निकलती है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्र के घर्षण, स्वर यंत्र के घर्षण और उष्म वायु प्रक्षेप से होता है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। किससे, तो स्वर यंत्र के घर्षण और उष्म वायु प्रक्षेप से होता है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। तालव्य स्व, मूर्धन्त स्व, दंत स्व और ह। हालांकि अब इसका जो प्रयोग है वो तालव्य स्व के ही रूप में किया जाने लगा है, और पुराने लोग जो है इसको ख भी कहते हैं, सटकौन नहीं खटकौन कहते हैं उसको, है ना। तो ये याद रखिएगा, उष्म व्यंजन हो गया। अंतस्थ समझ में आ गया, य र ल व अंतस्थ। और उष्म व्यंजन तालव्य स्व, मूर्धन्त स्व, दंत स्व और ह, ये उष्म व्यंजन है, इसको ध्यान में रखिएगा बंधु। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अयोग वाह, है ना। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन रहता है। अयोग वाह क्या होता है इसको देख लीजिए, अंग और अह, इसको अयोग वाह कहते हैं, है ना, क्योंकि न स्वरों से योग और न व्यंजनों से योग। इसमें क्या है, अंग और अह में न तो स्वरों से योग है इसका, न व्यंजनों से योग है, फिर भी यह ध्वनि का वहन करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, अयोग वाह, है ना। तो अयोग वाह में घबराना नहीं है, ये अंग और अह जो है ना आपका, ये अयोग वाह हो गया। ठीक है बंधु, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कितने भेद हैं। तो पहला हम लिखे हैं कि स्वर तंत्री में, क्या लिखे हैं देखिएगा, स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, इस आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, इस आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। कौन कौन है देखिए, एक है अघोष और दूसरा है सघोष। इसको घोष भी कहते हैं, सघोष को घोष भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक अघोष और दूसरा सघोष या घोष। ठीक, तो इसको कैसे देखेंगे अघोष में, तो क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ तथा तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और फ, फलक, फलक, है ना, यहां से उच्चारण जो निकलता है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया अघोष, है ना। ये क्या हो गया, अघोष, मतलब प्रत्येक वर्ण का कौन सा, पहला दो अक्षर, प्रत्येक वर्ण का पहला दो अक्षर, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ और
इनके अलावा तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और फ, ये क्या हो गया, ये अघोष है ना। और सघोष या घोष क्या है, तो इसके अलावा यानी सभी वर्गों में तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें क्या क्या होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा का मतलब समझे आप। जैसे क ख के बाद क्या आ गया, ग आ गया ना, क ख के बाद ग आ गया। हम इसको लिख देते हैं ताकि आप समझ जाएं। सभी वर्गों में तीसरा, चौथा और क्या बोले, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी वर्णों में। तो कवर्ण में, कवर्ग में क्या होगा, तीसरा, तो कवर्ग में तीसरा होगा क ख ग हो गया, चौथा क्या हो गया, घ हो गया, और पांचवा क्या हो गया, अंगा हो गया, ग घ अंगा, ये क्या कहलाएगा, घोष। फिर चौवर्ग वाले में देखिए च छ छोड़ करके ज झ य है ना, ये क्या हो गया। उसी तरह इसमें उसी तरह ट वर्ग में ट ठ छोड़ करके ड ढ न, फिर त थ छोड़ करके द ध न, ये घोष होगा है ना, घोष। तो समझ में आ गया, ये क्या है, स्वर तंत्री में श्वास का कंपन। आप इसको बोल करके भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कंपन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो आप ये हो गया स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, इस आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, इस आधार पर भी वर्णों का दो भेद है। कौन कौन सा, एक है अल्प प्राण, क्या है, एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण क्या है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, क्या बोले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, है ना। कम वायु निकलना को कहते हैं अल्प प्राण। यानी सभी वर्ग का पहला, तीसरा या पांचवा, है ना, सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, सभी वर्ग मतलब देखिए कवर्ग में, कवर्ग में पहला यानी कि क हो गया, तीसरा ख छोड़ देंगे, ग हो गया, पांचवा अंगा हो गया। ये बताइए तो क्या है बंधु लोग, ये है हम लोग का अल्प प्राण। अच्छा, क चौवर्ग में क्या होगा बता सकते हैं, च हो गया, उसके बाद छोड़ देंगे, पहला हो गया, तीसरा, तीसरा क्या, च छ ज हो गया, फिर पांचवा, पांचवा य हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये अल्प प्राण हो गया, है ना। उसी तरह ट वर्ग में, उसी तरह ठ वर्ग में, उसी तरह प वर्ग में, है ना, पहला, तीसरा, पांचवा, ये हो गया अल्प प्राण। ये आपको दे देगा कि इनमें से कौन अल्प प्राण है, इनमें से कौन महाप्राण है, इसमें से कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है, इस टाइप का दे देगा बंधु लोग, ठीक है। इसीलिए इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और देखते हैं महाप्राण क्या है। महाप्राण है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है, उसमें क्या था, कम होती है, मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा कम, इसमें मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक। यहां श्वास की मात्रा अधिक होती है, उसको हम लोग कहते हैं महाप्राण। यानी सभी वर्ग का दूसरा, चौथा तथा तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह, ये महाप्राण के अंतर्गत में आएगा। कब देखिए सभी वर्ग का दूसरा ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं, है ना। दूसरा चौथा क्या क्या हो जाएगा, जैसे क वर्ग का दूसरा क्या होगा बता सकते हैं, ख होगा दूसरा नंबर पर, और चौथा क्या होगा, क ख ग, और चौथा क्या होगा, घ। तो ख और घ ये हो गया महाप्राण, है ना। ये चौवर्ग वाले में क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, फिर च छ ज झ हो जाएगा, है ना। टवर्ग वाले में क्या हो जाएगा, तो ट के बाद ठ, फिर ड, फिर ढ हो जाएगा, है ना। ये महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा बंधु लोग। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अंत में है, ये पूछता है एग्जाम में, कैसे पूछेगा कि ये छ जो है किन दो व्यंजनों के मेल से बना है, इस टाइप का दे देगा। तो इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
अक्षा, त्र, ज्ञा और श्र को, है ना, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। तो छ जो बना है अक्षर, अक्षय कुमार, है ना। तो क और मूर्धन्य स के संयोग से छ बना है, त और र के संयोग से त्र बना है, ज और य के संयोग से ज्ञ बना है, और श तालव्य श और र के संयोग से श्र बना है। तो ये बंधु ये द्वितीय यानी जिसको कहते हैं सेकेंड चैप्टर, वो हमने तैयार कर दिया आपके लिए। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अभी जो हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव आपका करीब करीब सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर ले जाते हैं, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका परीक्षोपयोगी प्रश्न है। मतलब आप इसे कर लेते हैं तो आपको ये जरूर आपको एहसास हो जाएगा परीक्षा में कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कराया गया वो हूबहू मेरे परीक्षा में आया। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की ये स्टार्ट जब किए थे वर्ण विचार पढ़ना, वहीं पर इसका डेफिनेशन के दौरान हमने इसके बारे में बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उसके बाद देखते हैं मार्कर, देखिए सर, फिर सुबह दे दीजिएगा। अभी आपको एक बार जगाएंगे हम गेट बंद करने के लिए। हाँ, शुरू करें सर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हम इसका भी परिभाषा लिखा चुके हैं। आप जब परिभाषा स्टार्टिंग से उसको वीडियो को जब देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका परिभाषा मिलेगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। तो यह हो गया वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो हमने आपको बताया है उच्चारण स्थान के बारे में, है ना, कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु ईशा नाम तालु बताए थे ना। तो क वर्ग जो होता है ना वो कंठ ध्वनि, आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। तो क और ख ये कंठ ध्वनियां हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य, मूर्धन्य किससे बना है? मूर्धा, है ना। तो प फ होगा, ज झ होगा, ड ढ होगा, या ग घ होगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ड ढ। ये वाला क्या होगा? ये मूर्धन्य व्यंजन है ये, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन है ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण का जो हम बताए हैं वीडियो में, आप देखिए अल्प प्राण कितना आसान तरीके से हम बताए हैं, और उसको एग्जाम्पल भी दिए हैं। बहुत आसानी से आप उसको पहचान जाएंगे। तो यहां पर क और ग ये अल्प प्राण है, ठीक है। क और ग अल्प प्राण है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से है? मतलब नाक से, है ना, बोला, मतलब नाक का भी उसमें इस्तेमाल होता है। तो या बोलिए, या, तो आपका पता चलेगा कि नासिक के वर्ण ये, है ना, इसको बोलने में नाक का भी जो है इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको नासिक के व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। छोटी ए और बड़ी ए, है ना, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं?
ये नासिक्य है या ओष्ठ्य है या मूर्धन्य है या कंठ तालव्य है? तो ये कंठ तालव्य है, मतलब कंठ और तालु दोनों का उच्चारण होता है। आप उच्चारण करिए, ऐनक, ऐनक, है ना। तो कंठ और तालु दोनों का यूज होता है, कंठ तालव्य है ये, ठीक है। ऐनक, ऐनक, है ना, ऐनक। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह क्या है? अयोगवाह के बारे में भी हम बहुत अच्छे से चर्चा किए हैं और उसको बताए हैं। तो अंग और अ जो है ये अयोगवाह है, ठीक है ना। अंग और अह अयोगवाह है। इसका पूरा डेफिनेशन हम लिखे हैं और उदाहरण भी दिए हैं क्यों ये अयोगवाह है, ये भी हम बताए हैं वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को गौर से देखेंगे आप लोग, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जाकर के। अगला देखिए, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिल्ली में है ना। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, ल ल, ठीक। आगे देखते हैं, तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, संघर्षी, स्पर्शी या स्पर्श संघर्षी? क्या कहलाते हैं बता सकते हैं? संघर्षी, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संघर्षी। तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह। आगे देखिए, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो ख और ग, ये उत्तर होगा आपका। नवीन विकसित ध्वनियां ख और ग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें घोष वर्ण है म। कौन सा घोष वर्ण है? म घोष वर्ण है। घोष या सघोष, है ना, ये आपको बता चुके हैं, डेफिनेशन विथ एग्जांपल बताए हैं कि घोष क्या होता है और घोष सघोष एक ही चीज है, इसमें ध्यान रखना आपको। और एक अघोष होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है? तो ये झ जो है ना, ये अमानक वर्ण है, ठीक है ना, अमानक वर्ण है। आगे देखिए, क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो ये अरबी फारसी की ये शब्द है, जफर, फना, है ना। तो वो अरबी फारसी की है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। मूल जो है वो 52 है। 55 क्यों है, क्यों लिखाए हैं, उसका कारण आपको बताए हैं वीडियो में। नेक्स्ट है, अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आप पढ़ते हैं अक्षय, तो ये क्या है? मूल वर्ण है या घोष वर्ण है या संयुक्त वर्ण है या तालव्य वर्ण है? ये संयुक्त वर्ण है, क्योंकि अक्षय किससे मिलकर बनता है? क से और स से, है ना। अक्षय, अक्षय, है ना। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका उत्तर होगा क वर्ण के बाद आता है, ठीक है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ग, ज्ञान, है ना, ज्ञान, ज्ञान, कुछ लोग ज्ञान भी बोलते हैं। तो ज और य के संयोग से, है ना, बनता है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? हमने बताया था अघोष, सघोष या घोष वर्ण। तो इसमें से अघोष वर्ण अ है, ज है, ह है या स है? आप बता सकते हैं? आपको बता चुके हम पहले ही। तो इसमें स जो है ना, ये अघोष वर्ण है, ध्यान रखिएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बता सकते हैं? घ का उच्चारण स्थान मूर्धा है कि कंठ है, तालु है कि दंत है? क, ख, ग, घ। तो यह कंठ जो है आपका, ये उच्चारण स्थान है बंधु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बता सकते हैं संयुक्त व्यंजन? ये ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ क्या है? यही संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त, न, द, ट। तो ट होगा, क्योंकि त, न, द ये तीनों दांत की सहायता से बोले जाते हैं। आगे देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? शब्दों के अंत में अ आता है तो ये अकारांत कहलाता है। ठीक है, ना तो ये अनुस्वार होगा, ना अयोगवा होगा, ना अंतस्थ होगा, ये अकारांत कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छ वर्ण किसके योग से बना है? क और स, क और छ, क और च, क और तालव्य स्वर। क्या होगा? ये क और मूर्धन्त स से बना है ना, श। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बता सकते हैं? 10, 11, 12 या 13? क्या होगा, बता सकते हैं? तो ये 13 होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? बता सकते हैं? अ, उ, ए या य। स्वर, ये तीनों ही स्वर हैं, ये स्वर नहीं है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ये तो बहुत आसान है पहचानना, ये ट वर्ग नहीं है, बाकी ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बता सकते हैं? व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। क वर्ग से लेकर के पौभक स्वर जोड़ लीजिए, 33 है। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च समझते हैं? पीछे का भाग, है ना। तो आ का उच्चारण करके आप देखिए, आ। तो जीभ का जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर उठता है, पीछे वाला जीभ आ, है ना। तो ये पश्च स्वर है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अयोग वा है? बता सकते हैं? ये विसर्ग जो है ना, विसर्ग, ये अयोग वा है। अंग और अह बताए थे ना, वहां हम बता चुके हैं इन सबको, इसीलिए हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं बंधु लोग। अंग और अह ये दोनों क्या है? ये विसर्ग है, मतलब अयोग वा है। आगे देखते हैं, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बता सकते हैं? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत है कि ओष्ठ है कि तालव्य है कि वर्त्स है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा तालव्य, है ना, तालव्य। फिर निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अक्ष, स, त्र, ज्ञ। ये भी संयुक्त, ये भी संयुक्त, ये भी संयुक्त, बचता है ये, है ना, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे देखिएगा, तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। तालव्य व्यंजन कौन सा है? इचो ऐसा नाम तालु, हम बार बार बोल रहे हैं, उसको रटना पड़ेगा आपको, है ना। अको विसर्ज, वो कौमुदी व्याकरण का एक बहुत बड़ा सूत्र है ये, अको विसर्जनीय नाम कंठा इचु ईसा नाम तालु। इससे आपको पूरा उच्चारण स्थान जो है ना एक झटके में याद हो जाएगा। फिर देखिए, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? बता सकते हैं? तालव्य है कि अंतस्थ है कि उष्म है कि ओष्ठ है? बता सकते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन है। आपको बता चुके हम अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इसको मध्य, ये जो हम लोग इसको बोलते हैं, उच्चारण जो करते हैं, ये हमारे मध्य में, मतलब कहीं कोई चीज टच ही नहीं होता। आप बोल करके देखिए, य और व के बारे में यह भी प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन अर्ध स्वर है, यह भी पूछ देता है। ठीक है, तो अर्ध स्वर यदि पूछ देगा बंधु लोग, तो याद रखिएगा कि य और व ये अर्ध स्वर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं बंधु, नाक और मुंह दोनों से, यही इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बता सकते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर? वर्ग के पंचमाक्षर ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं बंधु। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी? 8, 9, 11, 14। तो ये तो कई बार बता चुके हैं आपको, 11। ठीक, कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओठ, है ना,
ध्वनि का उदाहरण है औ, औ, है ना। औ ये कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ और ओष्ठ। ठीक। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। देखिए बंधु लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, या ध्वनि शब्द पद वाक्य। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ध्वनि शब्द पद और फिर वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। कंठ तालव्य वर्त्स्य दंत्य ओष्ठ, तालव्य कंठ ओष्ठ दंत्य वर्त्स्य, दंत्य कोष्ठ कंठ वर्त्स्य तालव्य, ओष्ठ वर्त्स्य तालव्य कंठ दंत्य। इसका सही क्रम बंधु कंठ तालव्य वर्त्स्य दंत्य और ओष्ठ। अगला बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक है या प्रकंपित है या उत्क्षिपत है या संघर्षहीन है? इसका सही आंसर होगा पार्श्विक ध्वनि है। क्या है ये? पार्श्विक ध्वनि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बंधु। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? बता सकते हैं अघोष ध्वनि? क, ग और घ, ड और ढ, प और फ, द और ध। तो ये प और फ ये सही आंसर होगा बंधु। प और फ ये युग्म अघोष ध्वनि है। ठीक है। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो आप जब डिक्शनरी देखेंगे आपको बता देंगे कैसे होता है। यह क्लीव जो है ना सबसे अंत में आएगा। निम्नलिखित में से विपरीत स्वर है दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और ओ। तो ये वाला जो आपका करेक्ट आंसर होगा बंधु लोग। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? क, च, झ। तो तालव्य की बात करेंगे बंधु तो ये क जो है ना ये तालव्य नहीं है ना, ये कंठ वाला कंठ ध्वनि है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो बंधु लोग 5 इसका सही आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? दंत स, या, न या झ। तो ये वाला आपका आंसर होगा बंधु। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरह बने रहिए, आपके लिए हम लगातार मेहनत करते जाएंगे। रात के 11 बज रहे हैं बंधु और अपने घर से 5 किलोमीटर दूर हैं। बार बार घर से फोन भी आ रहा है क्योंकि इलाका थोड़ा अच्छा नहीं है हम लोग इधर का, लेकिन हम मैदान में डटे हुए हैं आपके लिए। आप कुछ नहीं, बस उंगली का खेल है। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इतना ही हम लोग को जरूरत है। आपसे कोई शुल्क नहीं मांग रहे बंधु, बस आपका साथ चाहिए। और सभी गुरुजनों को, सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। गुड नाइट।